मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत मुझे किसी मोड़ पर लाकर आ जाएगी। शायद बचपन से ही मेरी किस्मत खराब निकली, तभी जवान होने के बाद भी मुझे सिर्फ ठोकरें ही मिली। मैं नजीबाबाद का रहने वाला एक मामूली सा लड़का था। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मेरी उम्र 12 साल थी जब मैं अपना घर छोड़ दिया। मैंने अपना घर इस वजह से छोड़ा था, उस घर से मुझे इंसान नहीं समझा जाता था बल्कि मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने माता पिता का प्यार नहीं पाया था। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरे 3 भाई थे, जबकि मेरे पिताजी के छोटे भाई यानी मेरे चाचा, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे चाचा चाची के हवाले कर दिया और वह लोग दूसरे शहर चले गए। मेरे चाचा चाची ने मुझे अपनी औलाद बना कर पाला, लेकिन जब मैं 5 साल का हुआ तो एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसको सुनकर चाचा चाची के पैरों जमीन पर नहीं थे। उनके घर अपनी सगी औलाद आने वाली थी। तब से ही उन्होंने मुझे प्यार करना कम कर दिया और जब उनकी औलाद हो गई तो उन्होंने मुझे घर में रखे किसी कबाड़ी के सामान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म किया करती थी। अपनी औलाद हो जाने के बाद उन्होंने मेरे साथ गलत रवैया पेश करना शुरू कर दिया। उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं रहता था। उन्होंने मुझसे छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करवाए। हालांकि मैं लड़का था, लेकिन तब भी मुझे वह नौकरों की तरह इस्तेमाल करती थी। मैं उस घर में नौकरों की तरह रहता था। जब मैं 12 साल का हुआ तो मैं इन सब बातों से तंग आ गया और अब चाहता था कि मैं यह घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। चाचा चाची भी यही चाहते थे कि अब यह किसी तरह से अपने सगे माँ बाप के पास चला जाए, लेकिन मेरे सगे माँ बाप मुझे अपनाने को तैयार नहीं थे। मेरे चाचा को लगता था अगर मैंने इसको पाल पोस कर जवान कर दिया तो बड़ा होने के बाद यह मेरी जायदाद में हिस्सा मांगेगा, क्योंकि अब सारी दौलत मेरी अपनी औलाद की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भी मुझ पर कहर ढाया और वह भी चाहते थे कि मैं इस घर से निकल कर कहीं दूर चला जाऊं। अब उनके घर से मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए मैं दूसरे बच्चों को स्कूल पढ़ने जाता हुआ देखता तो मेरा दिल भी चाहता था कि काश मैं भी स्कूल जाऊं और पढ़ लिख कर कामयाब बनूं। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे चाचा भी चाची के कहने पर मुझ पर हाथ उठा दिया करते थे और घर में मेरे साथ बहुत जुल्म होते थे। वहाँ पर मेरे साथ नौकरों के जैसा सलूक किया जाता था। एक दिन मैं खाली हाथ ही उस घर को छोड़कर स्टेशन की तरफ चला गया और ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। फिर कब मैं ट्रेन में सवार हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आधा रास्ता गुजर चुका था जब टीटी ने मुझसे टिकट मांगा। टिकट तो मैं उसे तब देता जब मैं टिकट खरीदता। मैं तो बस ऐसे ही ट्रेन में बैठ गया था। पता नहीं मेरी मंजिल क्या थी और मैं कहाँ जा रहा था। मैं अपने पास बैठे हुए आदमी के कंधे पर अपना सर छुपाने लगा। उस आदमी की उम्र लगभग 55 साल से ज़्यादा की होगी। मुझे अपने पहलू में छुपता हुआ देखकर वह मुझसे पूछने लगा, अरे लड़के, कहाँ जा रहा है, कहाँ छुप रहा है। तभी मैंने उस आदमी को अपनी सारी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनाने के बाद वह आदमी मुझ पर तरस खाने लगा। उसे मुझ पर ख्याल आने लगा और वह आदमी मुझसे कहने लगा, तुम इस तरह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। चलो मैं टीटी से बात करता हूँ और तुम्हें अपने घर के पास का टिकट कटवा देता हूँ। मैंने उनसे कहा, साहब मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा। तो वह आदमी मुझसे बोला, तो फिर तुम कहाँ जाओगे। वह आदमी मेरी तरफ बड़ी बेचैनी से देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे मेरी बहुत फिक्र है। उनकी तरफ देखकर मैं खामोश हो गया। तब उन्होंने मुझसे कहा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी काम करने के लिए मुझे एक लड़के की ज़रूरत है। मेरी 4 बेटियां हैं और मेरे पास कोई बेटा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ईमानदार इंसान मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने साथ रख सकूं और वह मेरी बेटियों की भी रक्षा कर सके और मेरे भी काम में हाथ बटा सके। मेरी बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है। कमाने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे बहुत परेशानी होती है। मेरी पत्नी भी नहीं है। मुझे अपनी बेटियों का भी ख्याल रखना होता है और अपने काम पर भी ध्यान
ध्यान देना होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी बेटियों के काम आ सके और मेरा भी। वैसे भी तुम अभी बच्चे हो और छोटे हो, तुम्हें मेरी बेटियाँ अपने भाई समझ कर प्यार देंगी। मेरी 4 बेटियाँ हैं, इसी वजह से मेरे घर में काम भी थोड़ा ज़्यादा है। मैं अपनी चारों बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटियों को अनपढ़ नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मेरे घर पर रहकर तुम घर का काम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे घर में खाना पीना, इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। तुम मेरे घर के छोटे मोटे काम कर देना। मेरी बेटियां फालतू घर से बाहर नहीं निकलती। मैं भी अपनी दुकान पर रहता हूँ, इसी वजह से मेरी बेटियों को कोई चीज़ अगर बाहर से मंगानी होती है तो उन्हें परेशानी होती है, इसलिए तुम उनके यह काम भी कर देना। अगर तुम यह सारे काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे दूंगा। जो खुद खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा। तुम्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ। मैं अपने घर में सुबह शाम नौकरों की तरह काम ही करता रहता था और जलील भी होता रहता। मैंने सोचा क्यों ना इस आदमी की सेवा करूंगा तो जरूर यह मेरे लिए कुछ ना जरूर करेगा, जिससे कि आगे की जिंदगी मेरी सुकून से गुजर जाएगी। और जब मैं जवान हो जाऊंगा तो उसकी बेटियां शादी करके अपने अपने ससुराल को चली जाएंगी। उसके बाद मैं ही बचूंगा। तो वह शायद आदमी अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। और मेरे दिमाग में ऐसी कई सारी बातें सोचने लगा। जब इस आदमी की चारों बेटियां शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी, उसके बाद मैं ही बचूंगा, तो शायद यह आदमी अपना सब कुछ मेरे नाम कर दे। मैं अपने दिमाग में कई सारी बातें सोचने लगा था। इसलिए वह बहुत अमीर था, इसी वजह से मैं लालच में आ गया कि इसी घर में रहूंगा। और वह आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। शाम के 5 बज रहे थे जब हम लोग घर के अंदर एंटर हुए। जैसे ही हम घर के अंदर गए, मैंने देखा कि उस आदमी के चारों ओर जवान और खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी। पापा पापा करती हुई उसकी जेबों की तलाशी ले रही थी। मैं इन चारों को देख रहा था। चारों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वह भी मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। उनमें से एक लड़की अपने पापा से कहने लगी, पापा यह किसको साथ लेकर आए हो? बेटा नहीं हुआ तो क्या बाहर से लड़का लाकर घर में रख दोगे? तब साहब ने जवाब दिया कि इस लड़के को तुम्हारी मदद के लिए लेकर आया हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना पड़े, इसलिए मैं अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम चारों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। उस आदमी की बातों में अपनी बेटियों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। उस दिन के बाद से मैं वहाँ पर काम करने लगा। सब ने मुझे रहने के लिए एक छोटा सा रूम दिया हुआ था। मैं उसी रूम में रहता और वहीं पर सोता था। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 24 साल थी। वह हमेशा मेरे साथ बातें करती रहती थी। उसका नाम नैना था। नैना कहती थी, मुझे पढ़ाई करने का शौक नहीं है, हमारे पापा हमें ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान होता था। मुझे तो लड़का होकर भी नहीं पढ़ाया गया था। उन लड़कियों का पिता उन्हें लड़की होने के बावजूद भी पढ़ा रहा था, मगर यह लड़की पढ़ने के काबिल नहीं थी। वह हर वक्त मोबाइल या टीवी में ही ध्यान लगाए रहती थी या फिर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती रहती थी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 2 साल हो गए थे और मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। एक रात जब मैं अपने रूम में सो रहा था, तब मुझे अपने कमरे की आवाज़ पर हल्की हल्की सी दस्तक महसूस हुई। मैं आंखें मलता हुआ उठा। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरे सामने नैना बेबी खड़ी थी। रात के इस टाइम इतना तैयार होकर पता नहीं कहाँ जा रही थी। मैंने उन्हें बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा, लेकिन फिर उनकी बातचीत से और चाल ढाल से लग रहा था कि वह कहीं नहीं जा रही, बल्कि मेरे कमरे में आ रही है। मैंने उन्हें रोक कर पूछा, नैना बेबी आप रात को इस टाइम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? वह कहने लगी, मुझे तुम्हारे कमरे में एक काम है, इसलिए तुम इस कमरे से चले जाओ। इतना कहकर उन्होंने घर दरवाज़ा खोला। मजबूरन मुझे अपने कमरे से निकलना पड़ा। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने उनसे धीरे से पूछा तो मुझसे कहने लगी, इस बात की फिक्र मत करो, नीचे हॉल में सोफे पर तुम्हारे लिए ब्लैंकेट रखा हुआ है, तुम जाओ और वह ओढ़ कर सो जाना। मैं सुबह के 5 बजे तुम्हें जगा दूंगी और तुम वापस कमरे में आकर सो जाना। मैं तो कौन सा तुम्हारे कमरे में चोरी करने के लिए आई हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैं अपनी आंखें मलता हुआ हॉल में जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि सोफे पर वाकई एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, यानी उन्होंने पहले ही मेरे सोने का बंदोबस्त कर दिया था। मैं तो वैसे भी दुबला पतला सा था। आराम से सोफे पर आ गया और ब्लैंकेट ओढ़कर मैं सो गया। मुझे ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। कब मुझे गहरी नींद आ गई मुझे कुछ पता नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के 5 नहीं बल्कि सुबह के 8 बज रहे थे। आंखें खोलकर मैंने देखा तो मेरे सामने साहब खड़े हुए थे।
वह मुझसे कहने लगे, अंकित तू यहाँ क्यों सो रहा है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू अपने कमरे में ही रहा कर, और यह लड़कियों वाला घर है बेटा। माना कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारी आदतें इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ हो। तुम अपने कमरे में जाओ, और हाँ, आइंदा शाम होने के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। सारे काम शाम होने से पहले ही निपटा दिया करो। साहब की बात सुनकर मैं घबरा सा गया। नैना बेबी मेरे बात में मेरे दिमाग से निकल गई। मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह का काम शुरू होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, मगर जैसे ही मैं कमरे में आया मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक अजीब सा हाल था। मेरे कमरे में खाने पीने की चीज़ों के खाली रैपर पड़े हुए थे। लगता था मेरे कमरे में कोई पार्टी की गई है। मगर फिर मेरी नज़र नीचे कांच की चूड़ियों पर पड़ी। मैं तो हैरान हो गया। नैना बेबी यहाँ खाने पीने आई थी या फिर कुछ और करने? इतनी ज़्यादा सजावट मेरे कमरे में करने की क्या ज़रूरत थी? मैं हैरान होकर इधर उधर देख ही रहा था कि मुझे दूसरे कमरे से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मैंने देखा कि आवाज़ नैना बेबी के कमरे से आ रही थी। नैना बेबी की दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो गई। साहब जो पहले अपनी बेटी पर चिल्ला रहे थे और उनकी बेटी उन पर चिल्ला रही थी, वह दोनों ही एकदम खामोश हो गए और सब मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें यहाँ बुलाया तो नहीं, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? साहब मुझ पर गुस्सा करने लग रहे और खूंखार नज़रों से देख रहे थे। मजबूरन मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही दोबारा से चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। नैना बेबी चिल्ला रही थी, पापा मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो। चिल्लाते हुए नैना बेबी की आवाज़ सुनकर मुझे डर लग रहा था। न जाने यह सब कुछ क्या हो रहा था। मैं अपने दिल में सोचने लगा, मैंने कोई कसूर तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया क्योंकि सब ने मुझ पर आज तक कोई काम नहीं दिया था। फिर सब दुकान की चाबी लेकर दुकान पर चले गए। मैं नहीं जानता आज रात को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से साहब इतना गुस्सा कर रहे थे। सारा दिन गुजर गया और रात होने में कुछ वक्त बाकी था। नैना बेबी मेरे कमरे में आई। उनकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। वह मुझसे कहने लगी, सुनो अंकित, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उनसे पूछा, क्या हुआ बताइए। मेरी बात सुनकर वह बैठ गई और मेरे सामने रोने लगी। उन्होंने रोते हुए मुझे बताया कि तुम्हें क्या बताऊं अंकित, मेरे पिता इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते हैं। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई करो और अपना नाम बनाकर, पहले से ही बहुत बड़े लालाजी इंसान है। वह अपनी बेटी की कमाई खाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं और अपनी कमाई लाकर अपने पिता के हाथ पर रख दूं। लेकिन अब जबकि मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूं। शादी करना मेरा हक है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूं और उसी से शादी करना चाहती हूं। कल रात वह लड़का मुझसे मिलने आया था, जिस पर वह गुस्से से लाल पीले हो गए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में शक हो गया तो मुझे इतना मारा पीटा कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी जान ले लूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अंकित, नैना बेबी की बात सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मैंने सोचा कि उनके पिता इतने अच्छे हैं और इन लड़कियों को अपने पिता की कोई अहमियत नहीं है। रात हुई तो नैना बेबी ने गलत कदम उठाने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन रात को वह मुझसे मिलने लगी। बस तुम ऐसा करना कि शोर मचाना। जिस टाइम में मैं घर की दहलीज पार करूंगी तो तुम गमला उठाकर सामने मारना और कहना कि तुमने एक चोर को देखा है। बाद की बात बाद में देखी जाएगी। नैना बेबी ने मुझे यह वादा इसलिए लिया था कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो वह मेरे पिता से कहकर मुझे ही पिटवा देंगी। और वैसे भी मुझे कोई बड़ा काम तो नहीं करना था, बस मुझे गमला ही तो उठाकर मारना था। मैंने यही किया। मगर बाद की बात उनमें मनहूस लम्हे में जब मैंने गमला उठाकर सामने दीवार पर मारा तो सामने से साहब आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि नैना बेबी अपने ही पिता की दुश्मन बनी पड़ी है। जैसे ही वह गमला मारा तो साहब के सिर पर लग गया और साहब जमीन पर गिर पड़े। वह बुरी तरह से तड़पने लगे तो मुझे पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। नैना बेबी उधर मौके पर ही पकड़ी गई थी। पिता को तड़पता हुआ देखकर वह अपनी जगह से नहीं हिली। बस फिर क्या था, सबकी जान चली गई और बाद में पुलिस भी तहकीकात के लिए आ गई थी। पुलिस के सामने सारा राज खुल गया था, मगर फिर हालात की वजह से मुझे भी जेल जाना पड़ा। साहब की बाकी 3 बेटियों को यही लगा कि इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मैं जेल में सजा काट रहा था। लेकिन मेरे साथ साथ नैना बेबी की भी जेल हो गई, क्योंकि वह भी वहाँ पर मौके पर मौजूद खड़ी हुई थी और उन्होंने अपने पिता को बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने मजबूरन जेल की सजा काटी, जिससे मेरा कोई जुर्म भी नहीं था।
मैं तो सबके घर पर नौकरी करता था। मेरा मकसद साहब की बेटियों को बहकाना नहीं था और ना ही साहब की जान लेना था। लेकिन जब इंसान पर इल्ज़ाम लग जाता है तो फिर उसकी कोई बात पर यकीन नहीं करता। उसके बाद जब मैं जेल में गया तो वहाँ पर मुझे नैना बेबी के साथ उन्हें जेल में रखा गया। जेल में इंटरव्यू करने के लिए एक लड़का आया। वह लड़का वहाँ के पुलिस ऑफिसर का जानने वाला था, इसलिए वह नए नए केस की तलाश में रहता था। हर दिन वह पुलिस ऑफिसर से यही कहता था, इस लड़के को लड़की के साथ जेल में एक ही सेल में क्यों रखा गया है। न जाने वह लड़का मुझे देख देख कर इतना हैरान क्यों होता था। उस रिपोर्टर का नाम आकाश था। आखिर तो वह यही सोचता था कि यह लड़का औरतों की सेल में क्या कर रहा है। जेल में ज़्यादातर औरतों और मर्दों को अलग अलग रखा जाता है, मगर यहाँ पर तो कुछ अजीब ही नज़ारा था। एक 14 साल का लड़का 26 साल की जवान खूबसूरत लड़की के साथ एक ही सेल में बंद कर दिया गया था। यह बात वाकई हैरान करने वाली थी, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान होता था। एक दिन उसने जेलर से पूछा, आखिर यह मामला क्या है? औरतों की जेल में इस लड़के का क्या काम? इसके साथ जवान लड़की को बैठाया गया है, जबकि इस लड़के की उम्र तो 14 साल है। इस लड़के को तो मर्दों की जेल में होना चाहिए या फिर बच्चों की जेल में। उस रिपोर्टर की बात सुनकर जेलर ने उनसे कहा कि इनको ऐसी ही सज़ा होनी थी, इसी वजह से इस लड़के को इस लड़की के साथ बंद कर दिया गया है। अगर आपको इस लड़के के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप DIG साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें जेल में बंद करवाया है वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। उस लड़के के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि एक पुलिस वाले ने ऐसा क्यों किया, आखिर इन दोनों लड़का लड़की को एक साथ बंद क्यों कर दिया। उस जेलर की बात सुनकर रिपोर्टर ने भी उसकी तरफ हैरानी से देखा। जेलर ने कहा कि मुझे भी इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। रिपोर्टर ने DIG से परमिशन लेने के बाद मुझसे बात करने की कोशिश की। जेलर ने उन जेल में मेरे पास भेज दिया और उससे कहा, मेरा नाम आकाश है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आखिर न जाने तुम्हें इन लोगों ने एक जवान लड़की के साथ क्यों बंद कर दिया है। यह लोग तुम्हें किसी और सेल में भी तो रख सकते हैं। नैना बेबी ने तो डर की वजह से अपना चेहरा ही छुपा लिया। उन्हें लगा कि कहीं वह रिपोर्टर उन्हें देख ना ले। रिपोर्टर ने नैना बेबी की तरफ बड़ी हैरानगी से देखा। मैंने भी दिल में सोचा कि अगर इतनी ही शर्म आ रही है रिपोर्टर को अपना चेहरा दिखाने से, तो फिर ऐसा घिनौना पाप ही क्यों किया। लेकिन अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। जो हुआ उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ी थी। रिपोर्टर ने मुझे मेरा नाम पूछा। मेरा रिपोर्टर से कहा, तुम क्या करोगे मेरा नाम जानकर? क्या मेरी सज़ा कम करवा सकते हो? तभी उस रिपोर्टर ने मुझे जवाब दिया कि मैं तुम्हारी सज़ा तो कम करवाने नहीं आया, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने रिपोर्टर से कहा, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा आने लगा था। नैना बेबी ने अपना चेहरा छुपाए हुए घूम कर बैठ गई थी। वह भी रिपोर्टर से कोई बात नहीं कर रही थी। उस रिपोर्टर को अब हमारे केस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उसने कहा कि मैंने ठान लिया कि अगर मुझे इंटरव्यू करना है तो तुम दोनों का ही करना है, वरना मुझे कोई और केस छोड़ना पड़े। इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड कैसे आज तक मैंने नहीं देखा। यह कहकर वह रिपोर्टर हमारी सेल से चला गया। उसने जेलर से हमारी फाइल देखने की कोशिश की। जेलर ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उस रिपोर्टर ने उन्हें कुछ पैसों का लालच दिया। न जाने वह रिपोर्टर हमारे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ा था। पैसों की लालच में आकर जेलर ने हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्टर को दे दी। जब हमने उसकी सारी फाइल पढ़ी तो वह बहुत हैरत में आ गया, क्योंकि हमारे खिलाफ रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि नैना बेबी की बहनों ने ही लिखवाई थी। नैना बेबी अपने पिता की बड़ी बेटी थी। रिपोर्टर ने जेलर से पूछा कि आखिर इन दोनों ने क्या किया था। जेलर ने उनको सारी बात बता दी, लेकिन वह फिर भी एक बार मेरे मुँह से सब कुछ जानना चाहते थे। जेलर ने रिपोर्टर को बताया कि कभी कभी यह तीनों बहनें हमारे यहाँ पर आती हैं और अपनी बहन तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन इस लड़के को बहुत ज़्यादा कोसती हैं और चिल्लाती हैं। हम तो चाहते थे कि हम इस लड़के को इस सेल से निकलवा कर कहीं और रख दें, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया है कि इस लड़के को इस लड़की के साथ रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि इस लड़के को हम किसी और सेल में रखना। यह बात रिपोर्टर को बड़ी अजीब लगी। रिपोर्टर ने जेलर से कहा कि क्या तुम मुझे यह बता सकते हो, तुमने मुझे एक पुलिस वाले के बारे में बताया था, वह पुलिस वाला इन्हें यहाँ पर बंद करके रखता है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? वह कौन है और इसका क्या लगता है?
इस तरह से तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगले दिन उस रिपोर्टर ने ऐसा ही किया। रिपोर्टर को लगा कि यह कहानी कोई खास दिलचस्प नहीं होगी, लेकिन रिपोर्टर को तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ही चाहिए थी। उसे लगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली मिसाल मेरे साथ हो गई, इसलिए उसने सोचा कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि बाकी लोग या तो बात करने को तैयार नहीं थे और जो बात भी करते थे तो उनको कहानी खास इंटरेस्टेड नहीं होती थी। खैर, उससे ठान लिया था कि वह मुझसे ही बात करेगा और वह मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हो गया। और फिर दोबारा वह रिपोर्टर मेरी सेल में मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, अगर तुम मुझे सही से इंटरव्यू दोगे तो अपनी कहानी सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें इस जेल से छुटकारा दिला सकता हूँ। रिपोर्टर की बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या तुम सच में मुझे इस जेल से निकलवा सकते हो? रिपोर्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही कर सकता हूँ। देखो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वकील हैं और वकीलों के लिए किसी को भी जेल से बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दोगे तो ऐसा मुमकिन हो जाएगा। मैंने उसके बात सुनकर सर हिलाया और कहने लगा, फिलहाल तो मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं यहाँ पर जेल में बैठकर तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। जो मेरे दिल में है, मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ उनके सामने बैठकर सब कुछ बताऊं। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। यह मेरी बड़ी और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी यह बात सुनकर रिपोर्टर हैरान रह गया। मेरे बाहर जाने पर नैना बेबी को भी कोई ऐतराज नहीं था। रिपोर्टर तो मेरे बारे में जानने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था। आखिर उसे यह खबर मीडिया में फैलाने के बाद अपने आप को मशहूर जो करना था, वह अपनी कमाई का जरिया देख रहा था और मैं चाहता था कि किसी भी तरह से इस जेल से निकल जाऊं। नैना बेबी तो अपने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। यह बात रिपोर्टर भी देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे एक लड़के की मौजूदगी में यह सब कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, जबकि मेरी और उनकी उम्र में काफ़ी अंतर था। खैर, रिपोर्टर ने चौकीदार को कुछ पैसे दिए और जैसे तैसे मुझे जेल से बाहर निकलवा कर ले आया। रिपोर्टर ने चौकीदार से कहा कि मुझे 24 घंटे के लिए बाहर लेकर जा रहा हूं। 24 घंटे के बाद वह खुद वहां जेल में छोड़ जाएगा। जमानत के तौर पर रिपोर्टर ने अपने सारे आइडेंटिटी कार्ड चौकीदार के हवाले कर दिए थे। आखिरकार रिपोर्टर ने मुझे ले जाने की परमिशन मिल गई थी। इसी तरह से चौकीदार को भी की जिप भर गई और रिपोर्टर का भी काम हो गया। बाहर आने के बाद माहौल खुश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की हवा मुझे छूकर गुजर रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। आखिर मैं पूरे 8 महीने बाद बाहर का माहौल देख रहा था। बहुत दिनों के बाद ठंडी हवा खाने को मिली थी। मैंने रिपोर्टर से कहा कि तुम मेरे लिए कोई फरिश्ता बनकर आए हो। रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा, 15 साल का होने वाला हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था तो मैं 12 साल का था। रिपोर्टर ने कहा, अच्छा, तुम बहुत कम उम्र के खाने पीने लगते हो। रिपोर्टर ने कहा, हाँ, और इसलिए ज़्यादा कम उम्र का लगता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने का नहीं मिलता। अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल रखना तो काफ़ी हेल्थी होता, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी भी और कहीं भी सुकून नहीं मिल पाया। जब मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर रोकेगी? मेरे नसीब में तो सिर्फ जुल्म ही जुल्म लिखे हुए हैं। यह बात सुनकर रिपोर्टर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद कहने लगा, अच्छा, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। तुम मुझे कहाँ जाकर यह कहानी बताना पसंद करोगे? मैं रिपोर्टर से कहा, तुम मेरे साथ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। यहाँ तो मेरी जुबान नहीं खुलेगी। इतना कहकर उसे एक वीरान रास्ते की तरफ ले गया। फिर मैं ज़मीन से मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया और रिपोर्टर मुझे देखकर हैरान हो गया। वह मुझसे कहने लगा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो चुपचाप खड़े रहो। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। इतना कहकर मैं दोबारा से मिट्टी खोदना शुरू करने लगा और वह रिपोर्टर मुझे गौर से देख रहा था। काफ़ी टाइम तक मिट्टी खोदने के बाद मुझे उस मिट्टी के अंदर हाथ डालने पर एक चाबी मिली, जिसकी आवाज़ छन छन निकल रही थी। रिपोर्टर ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ में चाबी का गुच्छा लहर रहा था। तभी रिपोर्टर ने मुझसे सवाल किया, आखिर है क्या? मैंने कहा, यह चाबियों का गुच्छा है। यह मेरे साहब के घर की चाबियां हैं। मैंने अपने साहब के साथ कभी बेवफाई नहीं की। मैं तुम्हें अपने साथ अपने मालिक के घर लेकर चलता हूँ। वहीं बैठकर हम आपस में बात करेंगे। वहाँ पर मैं तुम्हें चाय बनाकर पिलाऊंगा और साथ साथ कहानी भी सुना दूंगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी कहानी काफ़ी लंबी हो सकती है। कहानी सुनते हुए तुम्हें बहुत कुछ लिखना भी पड़ जाए। रिपोर्टर ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे साथ घर तक चलने लगे, लेकिन मुझसे कहा, तुम्हारी बातों में ऐसा नहीं लगता कि तुम बच्चे हो। ऐसा लगता जैसे तुम कोई 40 साल के समझदार इंसान हो। मैं रिपोर्टर से कही बात, साहब, मेरी परेशानियों ने मुझे बच्चा नहीं बल्कि एक 40 साल का समझदार इंसान बना दिया है। यह बात
बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने हमेशा मुझे बड़ों वाले काम करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी बच्चों वाला सुख नहीं पाया। मैं चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में खेल कूद करूं, लेकिन न जाने क्यों मेरे हालात ने मेरे साथ नहीं किया। रिपोर्टर ने मुझसे कहा, तुमने अपने साहब के घर की चाबी यहाँ क्यों छुपाई थी? पहले तो मैंने एक ठंडी आह भरी और फिर कहने लगा। बच्चे ने मुझसे कहा कि यह चाबियाँ यहीं पर दबा देना। आखिर कभी हम जेल से निकले तो अपने घर आने के लिए हमें किसी से चाबियां मांगनी नहीं पड़ेगी, हम यहीं से चाबियां निकाल लेंगे। रिपोर्टर को इस बात पर बहुत हैरत हुई थी। रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि जेल जाने से पहले लोग ऐसी बातें तो नहीं सोचते, मगर बात तो यह थी कि तुम दोनों जेल में बहुत आराम से रह रही हो, तुम दोनों को वहां से निकलने की कोई चाहत नहीं थी। मैं रिपोर्टर से इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम सब के घर पहुंच चुके थे। मैंने चाबियों का गुच्छा एक चाबी से निकाली और घर का दरवाजा खोल घर के अंदर अजीब सी बदबू और खुशबू जैसी मिली जुली आ रही थी। मैंने देखा घर काफी ठंडा सा हो रहा था। घर काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, इसी वजह से गंदगी और चिलम भी बहुत आ रही थी। मैंने और रिपोर्टर धीरे घर के अंदर चले गए। मैंने रिपोर्टर को बताया, यह कमरा नैना मैडम का है। रिपोर्टर ने कहा कि कौन सी नैना बेबी? मैंने कहा, वही नैना जो जेल में मेरे साथ थी और इन सब बहनों की सबसे बड़ी बहन थी, और जिसकी वजह से आज मैं जेल में सजा काट रहा हूँ। वह रात मुझे आज भी याद है, जिसके बारे में मैं सोते हुए भी आज भी मेरा शरीर कांपने लगता है। मैंने रिपोर्टर से कहा, बैठ जाओ, और हम दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ गए और मैंने रिपोर्टर को अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। मैंने बचपन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी, किस तरह से मैं अपने घर से यहाँ आया और किस तरह से साहब मुझे लेकर आए और किस सर से साहब मुझे इस घर में रखा हुआ था। सारी कहानी सुनाने के बाद रिपोर्टर ने मुझसे कहा, मैंने सोचा था तुम्हारी कहानी इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी तो काफी इंटरेस्टेड है। तुम पागल हो, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। उस जवान लड़की ने तुम जैसे मासूम लड़के को झूठा साबित करके तुम्हारे साथ जेल चली गई, और तुम कुछ ऐसा सबूत दिखाना चाहिए था जिसकी वजह से तुम जेल से बाहर आ सकते थे। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम्हें अपना फ्यूचर भी बनाना है। तुम अपना सारा फ्यूचर जीवन उस जेल में बिताना चाहते हो। उन तीनों लड़कियों का क्या जिसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी? मैंने रिपोर्टर को बताया कि वह तीन नैना बेबी के साथ मिली हुई थी और उनकी भी यही पुरानी थी कि वह अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पिता को मारना चाहती थी, लेकिन मौके पर जब पुलिस को देखकर वह डर गई और उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस जब नैना बेबी को गिरफ्तार कर सकती है तो उनको भी कर सकती है, जिन्होंने खुद ही पुलिस को यह सब बता दिया कि इस लड़के के साथ हमारी बहन नैना मिली हुई थी। इस तरह से उन्होंने मुझे गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस को बुलवाया, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने अपनी बहन को भी गिरफ्तार करवा दिया। जब वह तीनों यहाँ से फरार हो चुकी हैं, न जाने अब वह कहाँ पर रह रही हैं, लेकिन मैंने सबको जानबूझकर नहीं मारा। मुझे तो नैना बेबी ने गमला करने के लिए कहा था। इन चारों बहनों ने मुझे अपनी चाल में फंसाकर मुझे जेल करवा दी। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, और जिस पुलिस वाले ने हमें एक साथ रखा हुआ है वह पुलिस वाला साहब का भतीजा है, जिसको साहब की मौत पर बहुत दुख हुआ था, इसलिए उसने नैना बेबी को और मुझे एक ही सेल में रखा हुआ था। मैं सबको अपना पिता मानता था, मुझे यहाँ पर सहारा देने के लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद मेरा साथ ऐसा सब कुछ हो जाएगा। साहब को हमेशा अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती थी। वह चाहते थे कि अगर कभी इस दुनिया में ना रहे तो उनकी बेटियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन वह चारों बेटियां तो अपने पिता को गलत समझती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पिता उनको पढ़ा लिखा कर उनकी कमाई खाना चाहते हैं, लेकिन सब बहुत अच्छे थे और ईमानदार व्यक्ति थे। वह हमेशा अपनी बेटियों के भले के बारे में सोचा करते थे। अगर मुझे उस दिन इस बात का पता होता कि यह चारों मिलकर अपने पिता को मारना चाहती हैं तो मैं कभी भी उनका साथ नहीं देता और साहब को इस बारे में सब कुछ बता देता। रिपोर्टर ने मेरी कहानी नोट कर ली और मेरी सारी कहानी सुनाने के बाद वह मुझे पूरा 24 घंटे बाद पुलिस स्टेशन ले गए। उसके बाद मुझे नैना बेबी के साथ इस सेल में बंद कर दिया गया। अगले ही दिन बहुत सारे न्यूज़पेपरों में पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे और सारे वकील भी जो मेरी जमानत कराना चाहते थे, वह चाहते थे कि इस जेल से रिहा हो जाऊं। रिपोर्टर आकाश ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे जैसे तैसे पुलिस स्टेशन से निकलवा दिया, लेकिन नैना बेबी तो अपने किए की सजा काट ही रही थी, इसलिए शायद वह आज तक जेल में सड़ रही है। जेल से बाहर निकालने के बाद रिपोर्टर ने मुझे बताया कि उसने मेरी कहानी को एक मैगजीन में छाप दिया था, काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। इस तरह से रिपोर्टर भी काफ़ी मशहूर हो गया। रिपोर्टर ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे पढ़ाएगा और मुझे कामयाब इंसान बनाएगा। मैं रिपोर्टर के आगे हाथ जोड़ा और कहा कि आज तक मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आज आपका एहसानमंद हूँ। आपने मेरे बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया। शायद मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं था जो मेरे साथ इतना बड़ा
एहसास कर सकता था, लेकिन रिपोर्टर मेरा कुछ नहीं लगता था। जब भी उसने शायद अपने फ़ायदे के लिए मुझे उस जेल से निकलवा भी दिया और मुझे अपनी कहानी को मशहूर भी कर दिया। अब मेरी उम्र 27 साल है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं काफ़ी पढ़ लिख चुका था और आज एक रिपोर्टर हूँ। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।